इंट्रोडक्शन, परिचय और परिभाषाएं, डेफिनेशंस वाले फर्स्ट चैप्टर में जो सेकंड वीडियो अपन बना रहे हैं, तो ये आपको कह रहा है कि किसी भी एक्ट को समझने के लिए उसमें जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, उन शब्दों के लिए जो निर्धारित अर्थ है या जो परिभाषाएं हैं, उनको जानना हमें बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आपको आयकर इनकम टैक्स एक्ट 1961 की के सेक्शन 2 और 3 धारा 2 और 3 में जो अनेक प्रकार की परिभाषाएं हैं, उसके संबंध में हमें जानकारी मिलेगी। इसको अपन क्रम से देखते जाएंगे। सबसे पहले तो देखें जरा अब कि सबसे पहली जो परिभाषा दी गई है वही बड़ी रोचक है। ये देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आय कर, चूंकि आय पर कर है, अतः आय शब्द की परिभाषा अत्यंत महत्वपूर्ण है। और आयकर अधिनियम में क्या इसकी परिभाषा दी गई है वो भी देखिए कि आयकर अधिनियम में आय की स्पष्ट एवं पूर्ण परिभाषा कहीं पर नहीं दी गई है, केवल धारा 224। अब सेक्शन हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सेक्शन 224 में जो रिसिप्ट्स हैं, वो जिन प्राप्तियों का उल्लेख किया गया है वो आय में सम्मिलित की जाती है। और इस धारा के अनुसार जो प्राप्तियां हैं वो उनको हम क्रम से एक एक को रेफरेंस के साथ देखने की कोशिश करेंगे। पहला है लाभ, प्रॉफिट एंड गेन। अब ये प्रॉफिट एंड गेन लाभ किसी भी व्यवसायिक क्रिया से हो, चाहे वो एक क्रिया से भी हो सकता है या सतत क्रियाओं से भी हो सकता है। किसी भी प्रकार का लाभ या गेन जो भी हो रहा है और उससे जो प्राप्ति हो रही है वो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 224 की अनुसार आय मानी गई है। डिविडेंड, लाभांश, और पूरा लाभ नहीं मिले भले ही, लेकिन लाभ में किसी भी प्रकार का अंश भी मिला है तो आंशिक रूप से भी यदि लाभ की ऐसी कोई प्राप्ति है, डिविडेंड्स है, वो आय मानी गई है इस सेक्शन 224 में। अब ये लाभांश, इसको वैसे लाभांश में अपन से एक सामान्य सा अर्थ लगा लेते हैं कि कंपनीज जो है, संयुक्त पूंजी वाली कंपनीज, वो अपने डिविडेंड डिक्लेयर करती है और उसी को अपन डिविडेंड मानते हैं। लेकिन व्यापक रूप से देखेंगे तो किसी भी लाभ में किसी भी प्रकार का हिस्सा जो मिल रहा है, चाहे वो संयुक्त हिंदू परिवार की स्थिति भी हो सकती है, फर्म के लाभों में भी हिस्सा हो सकता है, तो यहाँ पर डिविडेंड एक कॉमन टर्म के रूप में यूज किया गया है। लेकिन आमतौर पे इसे हम पुस्तक में डिविडेंड को वही मानते हैं जो कंपनियां अपने लाभों में से हिस्सा अपने अंशधारियों को देती है। ठीक इसी तरह थर्ड, पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से पुण्यार्थ अथवा धार्मिक उद्देश्यों के लिए स्थापित प्रन्यास अथवा संस्था, वैज्ञानिक शोध संगठन, खेलकूद संघ, संस्था, विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षण संस्था, चिकित्सालय या अन्य चिकित्सा संस्था अथवा निर्वाचक प्रन्यास द्वारा प्राप्त ऐच्छिक चंदे, डोनेशंस। चंदे मीन्स डोनेशंस। तो ये डोनेशंस किनके द्वारा प्राप्त किए जा रहे हों जो पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से पुण्यार्थ अथवा धार्मिक उद्देश्यों के लिए स्थापित की गई हो। यहाँ पर यह ध्यान रखना है, चाहे वो किसी की भलाई के उद्देश्य से या आंशिक भलाई के उद्देश्य से ही या धार्मिक उद्देश्यों के लिए किसी संस्था का गठन किया है, कोई ट्रस्ट है या कोई एसोसिएशन है, संस्था है, कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कोई स्पोर्ट्स काउंसिल है, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई स्कूल है, कोई हॉस्पिटल है या
मेडिकल से रिलेटेड किसी प्रकार की अन्य कोई संस्था है, या कोई निर्वाचक प्रन्यास है, यानी जिसमें कोई ऐसी भी संस्था जिसमें सदस्य चुने गए हों, उनके द्वारा जो चंदे प्राप्त किए जाते हैं। जैसे हर कॉलोनी में आपके एक क्लब बना लिया जाता है, सामुदायिक है, सभी आमतौर पर सभी कॉलोनी वासी उसके मेंबर होते हैं, और वो प्रतिवर्ष आपसे या प्रति माह या किसी भी त्रैमासिक रूप से यदि आपसे वो कोई शुल्क ले रहे हैं, तो वो उस संस्था की आय मानी जाएगी। इसी तरह फोर्थ में चलिए, अनुलाभ, परक्यूजिट्स या वेतन के स्थान पर मिले हुए लाभ का मूल्य जो धारा 17(2) और धारा 17(3) के अंतर्गत कर योग्य हो। यह है फोर्थ पॉइंट, है ना। तो जब अपन पढ़ेंगे तो जब ये वर्ड आएगा पहली बार, परक्यूजिट्स क्या होते हैं या वेतन के स्थान पर मिले हुए लाभ का मूल्य क्या होता है, जो धारा 17(2) और धारा 17(3) के अंतर्गत कर योग्य हो। तो एक मैं जो अपनाता आया हूँ, या जो जिसको कह लीजिए कि एक याद करने के रेफरेंस है, कि जब भी कभी मैं मान लो अनुलाभ पढ़ूंगा या वेतन के स्थान पर मिले हुए लाभ का मूल्य पढ़ूंगा, तो ये चूंकि वेतन शब्द आया तो ये वेतन शीर्षक में कहीं न कहीं हमें मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा कि उस वेतन शीर्षक में जहाँ कहीं भी ये धारा 17(2) और धारा 17(3) है, उसका पेज नंबर मैं यहाँ पर लिख दूंगा। कहाँ पे? यहाँ पर धारा 17(2) और धारा 17(3) के अंतर्गत कर योग्य हो। अब चूंकि इसमें कोई स्पष्ट तो कुछ नहीं कहा गया आपको कि कर योग्य क्या होता है, जब कभी भी कुछ समय बाद अपन देखेंगे तो हो सकता है भूल जाएं। तो बेटर ये है कि इस धारा को कहीं ढूंढ लें हम, चूँकि वेतन से संबंधित है, वेतन से संबंधित बहुत बड़ा पार्ट है ये। तो इसमें धारा 17(2) और 17(3), ये वीडियो केवल एक अपन उसके हिसाब से ही कर रहे हैं। तो देखिए जो मैंने पेज खोला है ये वेतन का है, धारा 13 भी आ रही है, धारा 10 आ रही है। धाराओं के साथ एक ये सुविधा है कि आमतौर पर ये क्रम से बढ़ती हुई चली जाती है। तो देखता हूँ मेरे के धारा 17 कहाँ है, ये धारा 10 चल रही है। धारा पाटली वेतन, सुविधाएं तथा अनुलाभ क्रम से अपन इसको देखेंगे। इस बहाने हमें एक तरह से कई चीजें निगाह में आ जाती है ढूंढने के क्रम में। ये आगे देखिए धारा 17(3) तो एक ही आ गई, वेतन के बदले में लाभ, और ये जो प्रश्न संख्या है 93, धारा 17(3। तो समझना है तो अब मैं यहाँ पर इस फर्स्ट पेज में धारा 17(2)(3) के सामने प्रश्न संख्या लिख रहा हूँ 93, और धारा 17(2) ये भी इससे पहले ही होगी। कर मुक्त भत्ते, दस 17(3), ये रहा वेतन के बदले लाभ। तो ये रहा धारा 17(3), एक जगह और दिया गया है, ठीक है। शॉर्ट में हम इसी को पढ़ सकते हैं, वेतन के प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरीज। हमारा मुख्य क्या क्या था, वेतन के स्थान पर मिले हुए लाभ का मूल्य जो धारा 17(2) और धारा 17(3) के अंतर्गत कर योग्य हो।
अनुलाप का जहाँ आएगा वो हम अनुलाप का ढूंढ के अनुलाप के सब समय रख लेंगे। यही इसी समय यदि हम इस चीज़ को देख लें कि वेतन के बदले लाभ क्या होता है, तो ये पॉइंट हमें समझने में आ सकता है कि अक्सर प्रत्येक कर्मचारी को उसके नियोक्ता से मिलने वाले मूल वेतन के अलावा कुछ राशि विभिन्न भत्तों के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसमें एक सैलरी जब पढ़ेंगे तो धारा 17(1) में वेतन में सम्मिलित की जाने वाली मदों में भत्तों का उल्लेख नहीं है। ये भत्ते कर्मचारियों को विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियमित रूप से वेतन के अतिरिक्त दिए जाते हैं। तो ये विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति होती है और उसके लिए वेतन के अतिरिक्त दिए जाते हैं। तो वेतन के बदले लाभ शीर्षक के अंतर्गत किया जाना उपयुक्त रहेगा। अब इन्होंने क्या कहा आगे वेतन के बदले लाभ में कि यदि कर्मचारी संघ आगरा बनाम भारत सरकार के मामले में भी न्यायालय ने CCA, जिसको बोलते हैं नगर क्षतिपूरक भत्ता, महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस जिसे बोलते हैं, एवं मकान किराया भत्ता को वेतन के बदले लाभ मानते हुए वेतन एवं आय माना है तथा कर योग्य बताया है। ठीक है, प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी, जैसा ये कह रहा है कि आगे हमने पेज नंबर 93 पे देखा, लेकिन उसके साथ में हमें ये भी अगर कभी ज़रूरत पड़े या कभी ऐसा सवाल आए और अगर ये आप ये टिप्पणी देते हैं वर्किंग नोट्स में रूप में, तो आपका आंसर अपने आप में एक अलग शो होगा। और इसको पढ़ने के बाद हम ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा केस आया था जिसमें कोई कर्मचारियों का संघ था आगरा का, और वो भारत सरकार के खिलाफ कोई ऐसा न्यायालय में कोई निर्णय हुआ था उस मामले में कि जिसके अंतर्गत CCA, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस, महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस या मकान किराया भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस को वेतन के बदले लाभ माना गया था और वेतन के बदले लाभ मानते हुए इनकम माना गया था और उस इनकम को टैक्सेबल बताया था और ये पूरा भी दिया है, इसका रेफरेंस भी है ना। तो ये जब अपन किसी भी कोई भी चीज़ ऐसी आती है जो हमारे दिमाग में थोड़ी कंफ्यूजन पैदा कर रही है, तो अगर हमारे पास समय है, हम किसी दूसरे कोई महत्वपूर्ण कार्य में भी नहीं है और पढ़ने के लिए हमारे पास समय है और पुस्तक हमारे पास उपलब्ध है, तो कोई भी शब्द जो समझने के हिसाब से थोड़ा कंफ्यूजन करता है, हम उसके रेफरेंस तक पहुँचे। अब मैं समझता हूँ कि ये चीज़ जिस तरीके से अपन ने आज डिस्कस की है, तो ये आपको अपने को लंबे समय तक याद रह सकती है इस प्रक्रिया के द्वारा, और नहीं भी रहती तो ये 83 और 93 अपन लिख लेंगे। तो वेतन के बदले लाभ का जब भी कभी आएगा तो एक हमारे स्मृति में आ सकता है कि 93 के साथ ही मैं इसको ब्रैकेट में और लिख रहा हूँ 83 में भी धारा 17(3) के लिए कुछ रेफरेंस दिया गया है। और जब अपन आगे सैलरी तक के पहुँचेंगे तब इस तरह की चीज़ें आएंगी, वहाँ पे भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अब जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, पेज नंबर 4, ये पेज नंबर 4 कि वेतन के बदले लाभ सबसे पहले कहाँ आया था, ये आया था पेज नंबर 4 पे। 83 पे भी लिख दिया और 93 पे भी मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया पेज नंबर 4। अब इस रेफरेंस के साथ जब हम उसको चीज़ को देखेंगे तो वो हमें समझने के हिसाब से या याद रखने के हिसाब से आ जाती है। हालांकि अभी इस धारा 17(3) में बहुत सी चीज़ें हैं। अब हमें 17(2) के बारे में भी देख लेते हैं लगे हाथ कि 17(2) क्या है, अनुलाभ क्या होते हैं। परक्विजिट्स, अब देखिए ये आप देख रहे हैं पुस्तक में अनुलाभ परक्विजिट्स, और इसका पेज नंबर है 107। यहाँ पे भी मैं लिख रहा हूँ 4 पेज। आपका अपना सारे का अपना अपना अलग तरीका हो सकता है। मैं पेन से कर रहा हूँ, आप चाहें तो पेंसिल से भी ये काम कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। केवल ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो
जल्दी किसी चीज़ को भूल जाते हैं, या जो रटने में नहीं बल्कि समझने में यकीन करते हैं। अब अनुलाभ की बात आई। अनुलाभ शब्द के अंतर्गत क्या कह रहा है ये? एक कर्मचारी को अपने नियोक्ता से प्राप्त सुविधाओं एवं लाभों को सम्मिलित किया जाता है। वहाँ तो वेतन के बदले वो जो अन्य प्रकार के भत्ते वगैरह दिए जा रहे थे, विशिष्ट उद्देश्यों के लिए दिए जा रहे थे धारा 17(3) में, उनको तो हमने माना था वेतन के बदले लाभ। लेकिन ये क्या है कि ये एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों को कुछ सुविधाएं दे रहा है या कुछ अन्य रूप से लाभ पहुंचा रहा है उनको, और उनका जो मूल्य है वो कर योग्य परक्यूजिट्स में हमें देखना होता है। तो बेसिक चीज़ क्या है? परक्यूजिट्स एक सामान्य सा अनुलाभ। परक्यूजिट्स क्या होता है भाई? तो अब हम अनुलाभ शब्द को थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं। थ्योरी में भी यदि हम कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अनुलाभ शब्द के अंतर्गत एक कर्मचारी को अपने नियोक्ताओं से कुछ ऐसी सुविधाएं या लाभ प्राप्त होते हैं जो मूल्यवान होते हैं या जो जिसको मुद्रा में मापा जा सकता है, मापनीय हो, मुद्रा में मापनीय हो। भले ही वो तो ऐसे लाभ भी उस कर्मचारी की आय माने जाते हैं, और इसमें से कुछ कर योग्य होते हैं, कुछ कर मुक्त होते हैं। उनको आगे हम विस्तार से देखेंगे। लेकिन जब हमने अगर सिंपल लैंग्वेज में ये पढ़ लिया था, जैसे लाभांश पढ़ लिया था हमने, और वैसे ही अगर हम इस पर ये पेज नंबर लिख लेते हैं पहले 107। तो ये इसका रेफरेंस, डिटेल जो रेफरेंस है वो हमें 107 पेज पर देख सकते हैं कि धारा 17(2) में क्या था, परक्यूजिट्स क्या होती है, वेतन के बदले लाभ यदि हमें देखना है तो हम 83 और 93 पेज पर देख सकते हैं। तो ये हो सकता है इस प्रक्रिया की फ़ोटो साफ नहीं आ रही हो भले ही, लेकिन जो मैं चीज़ आपको मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ वो आप शायद पकड़ लेंगे। कि हो सकता है किसी को ये समय की बर्बादी भी लगे, लेकिन वो कहते हैं ना कि अभी जो मुझे उचित लग रहा है वो मैं कर रहा हूँ। हालांकि बाकी वीडियो उस तरह के आ रहे हैं और अब शॉर्ट बन रहे हैं, और ये मेरा काम एक तरह से किसी को हो सकता है कि बड़ा बेवकूफ़ाना लगे, लेकिन मुझे अपने क्लास के बारे में जो मुझे अच्छा लग रहा है वो मैं करने के लिए स्वतंत्र हूँ। अब आपका फीडबैक आएगा जब पता लगेगा, हो सकता है किसी को नापसंद हो, किसी को पसंद हो ये चीज़ें। इसके बाद नेक्स्ट है 4th, किसी कर्मचारी को अपने कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने के लिए आवश्यक व्ययों की पूर्ति हेतु उपरोक्त वाक्यांश 4th में वर्णित अनुलाभों के अतिरिक्त स्वीकृत विशिष्ट भत्ता एवं लाभ। अब देखिए इसी से संबंधित ये एक और आ गया है कि 4th और 5th ये दोनों आपस में इंटर रिलेट भी हो गए हैं, ठीक है ना। तो अगर अब ये इसमें क्या कह रहा है कि कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने के लिए, यानी ऑफिशियल वर्क के लिए आवश्यक व्ययों की पूर्ति हेतु उपर्युक्त वाक्यांश 4 में वर्णित अनुलाभ जो परक्यूजिट्स दी जा रही है करी, और उसमें जो कर योग्य है वो उसकी आय में शामिल की गई है। तो इनके अतिरिक्त यदि कोई विशिष्ट भत्ता या लाभ मिल रहा है, ये भी आगे जब अपन इसको देखेंगे, अभी तो सैलरी चैप्टर में देखने को मिल जाएगा, और उसका हम ये पेज नंबर यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है अनुलाभ से रिलेटेड ही एक और 5th पॉइंट हो चुका है। फिर इसी तरह आगे अपन आगे देखेंगे अगले वीडियो में, तो इसके लिए देखेंगे कि किस तरीके से अपन एक एक रेफरेंस को ढूंढ कर लेंगे। तो ये चीज़ें हमें जो आमतौर पे पढ़ने पे समझ नहीं आ सकती, ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, और इसका पेज वगैरह में आपको अपन ढूंढ लेंगे, और अगले वीडियोज में इसी प्रक्रिया से ये जो आएगी। हालांकि बहुत सारी मदें हैं और हर एक मत को समझाने में ही लगभग हो सकता है कि हमारे 5-7 वीडियो चले जाएं, लेकिन ये एक तरह का तरीका है। जब आपके पास किताब आ जाए तो आप इन चीज़ों को इनके रेफरेंस के साथ कोरिलेट कर लें,
तो साथ के साथ ये समझना आसान रहेगा। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त कर रहे हैं और देखते हैं अब आगे क्या कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेज भी चलाने की बात है, देखते हैं क्या होता है।